अब धीरे धीरे बसंतपुर गांव के अलावा आसपास के गांव में भी चोरियां बढ़ने लगी थी। लोग भी परेशान होने लगे थे, जिसके चलते आसपास के सभी गांव वाले राजा के पास जाकर चोरियों की शिकायत करते हैं। महाराज, आसपास के सभी गांव में पालतू जानवरों की चोरी होने लगी है। खड़क सिंह के होते हुए चोरी? अच्छा, हम देखते हैं। तुम लोग सभी जाओ। लोगों के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से बात करता है। मंत्री जी, इनके पशु चोरी होने से क्या हमें कोई नुकसान या फायदा है? जी महाराज, पशु चोरी होने से जो पशुपालक हमें पशुओं से होने वाला धन फायदे का कुछ हिस्सा हमें कर के रूप में देते हैं, अब पशु न होने के कारण वह हमें नहीं मिल पाएगा। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा कि अब वह क्या करे क्या ना करे। मंत्री जी, आप जांच करवाएं कि पशु कहां जा रहे हैं और कौन चोरी कर रहा है। जी महाराज, मैं जल्दी ही चोर को पकड़वाता हूं। परंतु महाराज, मेरे मन में इसके लिए एक रास्ता सूझा है। क्यों ना महाराज हम हर गांव में एक बाड़ा बनवा कर वहां जानवरों को रख दें। देखने के लिए एक चौकीदार रख देते हैं। चौकीदार वहीं का स्थानीय हो, जानवरों की रक्षा होती रहेगी। माह के अंत में चौकीदार पशुपालकों से कर लेकर हमें देता भी रहेगा। यह विचार मुझे काफी पसंद आया। ठीक है, इस सूचना को सभी गांव में पहुंचा दो। राजा ने सभी गांव में यही आदेश ढोल बजवाकर प्रसारित करवा दिया कि बसंतपुर में जो भी चौकीदार बनना चाहता है, उन्हें अपना नाम सरपंच के पास लिखवाना होगा। संदेशवाहक ढोल नगाड़े बजाते हुए सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि मवेशियों की रक्षा हेतु एक बाड़ा बनवाया जा रहा है। साथ ही एक चौकीदार को भी रखा जा रहा है। जो भी चौकीदारी करना चाहे वह सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दे। सुनो सुनो सुनो। रतन भी अपना नाम लिखवाने जाता है और रतन बोलता है, मुखिया जी, मेरा भी नाम लिख दो, बड़ी मेहरबानी होगी। रतन, पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम करते हो। क्या करे मुखिया जी, कुछ काम ही नहीं है तो यही सही। अब तुम्हें करना ही है तो ठीक है। चौकीदारों को भी नियुक्त किया गया, जिसमें रतन को भी नियुक्त किया गया। रतन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रतन के मन में अभी भी राजा के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। रतन गांव वालों की तरफ से जो जानवरों मवेशियों के लिए जो चारा आता, उसमें से वह थोड़ा चुरा के दूसरे गांव में बेच देता। दूसरे गांव जाकर, तुम्हें मवेशियों के लिए चारा चाहिए तो ऐसा करो, तुम बाजार भाव से कम दाम में यह चारा ले लो। ठीक है। रतन हर बार किसी ना किसी को चारा बेचकर घर आ जाता। एक दिन, सुनीता, तुम इन पैसों में से थोड़ा सा हिस्सा अलग निकाल लिया करो। निकाल तो लिया करूंगी, पर कभी राजा को शक हुआ और उसने हमारे यहाँ तलाशी ली तो उसे सच मालूम पड़ गया तो उसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तुम वो धन मुझे एक पोटली में रख कर दे दो। जो पशुपालकों से कर का धन मिलता, उसमें से कुछ धन चुरा कर वह राजकोष में कर जमा करवाने जाता था। रतन इस अतिरिक्त धन को जानवरों के बाड़े में छुपा दिया करता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रतन हर माह थोड़ा थोड़ा धन कम करके राजकोष में जमा किया करता था। एक बार कोषाधिपति उसे बोल देता है, रतन, इस ग्राम के पशुकर का धन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्या कर रही हो तुम? मुझ इससे जितना भी कर मिलता है वह मैं आपको ही ला कर देता हूँ। इस बार राजा भी सुन रहा होता है। तभी राजा गुस्से में आकर रतन को पकड़ने का आदेश देता है। इसे पकड़ लिया जाए। जब तक जांच पूरी ना हो जाए इसे छोड़ना नहीं। यदि कभी इस पर गुनाह सिद्ध हो जाता है तो इसे फांसी की सजा दी जाए। महाराज, मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दे दीजिए। रुकिए महाराज, हम सुन लेते हैं,
कि यह क्या कहना चाह रहा है। हाँ, रुको, इसे बोलने दो, यह क्या कहना चाह रहा है। महाराज, मैं अपनी बात रखूं, इससे पहले मेरी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है? यदि मैं बेकसूर सिद्ध हो जाता हूँ तो आप मुझे राजा बनाएंगे और मेरी जगह आपको यह सजा मंजूर होगी। राजा अपने गुरूर और घमंड में हाँ कह देता है। मंत्री रोकते हुए, महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मंत्री, राजा आप है कि मैं? मंत्री, माफ कीजिए महाराज। इतना कहकर मंत्री पीछे हट जाता है। राजा, सिद्ध करो तुमने पशुकर बीच में चुराया नहीं है। महाराज, मैंने धन को चुराया नहीं है, परंतु यदि आपको मुझ पर दोष लगाना होगा तो आप लगा ही देंगे। ऐसा है तो यह फैसला यहाँ के 5 महामंत्री करेंगे। इसके लिए मुझे 1 किलो वजन का बर्फ चाहिए। राधा, जल्दी ही इसके हाथ में बर्फ लाकर दो। रतन के हाथ में 1 किलो बर्फ का टुकड़ा दिया जाता है। रतन बर्फ का टुकड़ा अपने हाथों से दूसरे मंत्री के हाथों में दे देता है। दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री का हाथ में दे देता है। ऐसा करते हुए वह राजा के हाथ में पहुंच जाता है। तभी रतन कहता है, रतन महाराज के हाथों से बर्फ के टुकड़े का वजन जांचने को कहता है। इसका वजन काफी कम हो जाता है। महाराज, इसमें से लगभग 200 ग्राम वजन कम है, तो 200 ग्राम बर्फ की चोरी आपने की है। क्या कह रहे हो तुम? इतने में सैनिक रतन के घर की तलाशी लेकर और गांव वालों से पूछताछ करके राज दरबार में आते हैं। महाराज की जय हो। कहो, क्या खबर है? महाराज, हमने इसके घर की तलाशी ली परंतु कोई अतिरिक्त धन नहीं निकला। साथ ही हमने गांव वालों से भी पूछताछ की परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ महाराज। गांव में किसी का जानवर मर जाता है तो लोग उसका कर नहीं देते हैं। कोई अपना जानवर बेच देता है तो उसका कर भी कम हो जाता है। चोरी होने की वजह से लोग जानवर भी कम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कर कम दे रहे हैं। इसके बाद का फैसला मैं आप सब मंत्रियों पर छोड़ रहा हूँ। मंत्री सोच विचार कर रतन की बात को सच मान लेते हैं। साथ ही राजा के वादे अनुसार उसे दूसरे दिन एक दिन का राजा घोषित किया जाता है। रतन के राजा बनने के बाद पुराने राजा को बंदी बना लिया जाए और उसे पुराने गलत फैसलों के लिए फांसी की सजा दी जाए। आप क्या कहते हो मंत्री जी? यह सुनकर मंत्री हैरान हो जाते हैं। रतन महाराज, हमें सलाह का एक मौका प्रदान करें। जी मंत्री जी, आप सभी मंत्री सलाह कर लीजिए। यह सुनकर सारे मंत्री अचंभे में पड़ जाते हैं। इसके बाद सब आपस में सलाह करने लगते हैं। पहला मंत्री, पुराने राजा ने कभी हमारे विचार रखने का मौका नहीं दिया। साथ ही पुराने राजा के समय उनकी मनमर्जी के कारण राज्य में कानून व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। इसी के साथ विदेशी आक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। रतन महाराज, आप इन्हें जो भी सजा देना चाहे वह दे दीजिए। हम आपके साथ हैं। पुराना राजा फांसी की सजा को माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ गया मेरी क्या गलती थी। मैं अहंकार में आ गया था। रतन समझ जाता है और उसे माफ कर अपनी सेना में शामिल कर लेता है। साथ ही रतन राज्य में सभी बेरोजगारों को काम दे देता है, जिसके कारण सारा राज्य खुशहाल हो जाता है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। और वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए।